नमस्कार और मार्च 2026 संस्करण के मैक्रो और मार्केट आउटलुक में आपका स्वागत है। वैश्विक घटनाक्रमों को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पूंजीगत व्यय वैश्विक मांग के सबसे मजबूत घटकों में से एक बना हुआ है। ये खर्च न केवल तकनीकी क्षेत्र में वृद्धि का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, यूटिलिटीज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और लॉजिस्टिक्स जैसी संबंधित इंडस्ट्रीज में भी फैल रहे हैं, जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था में व्यापक उछाल आ रहा है। फिलहाल यह निवेश चक्र इतना मजबूत है कि यह समग्र विकास की गति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है और यहाँ तक कि मामूली पुनरुत्थान में भी योगदान दे रहा है। विशेष रूप से निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक विनिर्माण भावना में भी सुधार देखा जा रहा है। चाइना को छोड़कर उभरते बाजारों में उपभोक्ता विश्वास फिर से मजबूत हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम बाजार की गतिशीलता मिश्रित संकेत भेज रही है। एआई से संबंधित विस्थापन को लेकर डर ने कुछ हद तक किनारों पर ठंडक ला दी है, खासकर टेक और सर्विस सेक्टर में। फिर भी व्यापक यूटीएस श्रम बाजार अब भी कुछ क्षेत्रों में रेजिलियंस दिखा रहा है, जिससे कमजोरी की ओर निर्णायक बदलाव रुक रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन की अपेक्षाएं अब भी नियंत्रित बनी हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वेतन और सेवाओं की इन्फ्लेशन दोनों ईजिंग के संकेत दिखा रही हैं। फिर भी कीमती धातुओं से आगे बढ़ते हुए जिंसों की कीमतों में ऊपर की ओर रुझान एक नया उभरता हुआ जोखिम दर्शाता है। नीतिगत मोर्चे पर वैश्विक मौद्रिक चक्र तेजी से असामंजस्यपूर्ण होता जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रमुख केंद्रीय बैंकों में से एक था, जिसने अपने ईजिंग चक्र को समाप्त कर 2026 में दरें बढ़ाईं। जापान धीरे धीरे दरों को सामान्य करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। इसके विपरीत फेड द्वारा दरों में कटौती की उम्मीदें भी अब साल के दूसरे हिस्से तक टल गई हैं, क्योंकि अमेरिका में गतिविधि संकेतक, विशेष रूप से उपभोग और एआई से जुड़ा व्यापार निवेश अब भी मजबूत बने हुए हैं। आगे देखते हुए, हालांकि यह एक वैध बहस है कि क्या एआई प्रेरित निवेश अंततः मंदी के परिणामों के साथ एक बुलबुले में बदल सकता है, लेकिन वर्तमान चरण स्पष्ट रूप से वैश्विक गतिविधि में सकारात्मक योगदान दे रहा है। यदि वस्तुओं की मजबूती बनी रहती है और आर्थिक आंकड़े और अधिक कमजोरी का विरोध करते हैं, तो बाजार अंततः यील्ड कर्व में बेयर स्टीपनिंग के जोखिम को कीमत में शामिल कर सकते हैं। ये बढ़ते टर्म प्रीमियम और इस संभावना को दर्शाएगा कि लंबी अवधि की दरें ऊपर जा सकती हैं, भले ही केंद्रीय बैंक सतर्क बने रहें। ऐसा परिदृश्य वैश्विक ड्यूरेशन एक्सपोजर से बचने की दलील देगा। संक्षेप में, आज का माहौल अब भी शेयरों के पक्ष में है, खासकर वे जो एआई, इंडस्ट्रियल्स और चुनिंदा ईएम ग्रोथ स्टोरीज से जुड़े हैं। साथ ही वैश्विक कमोडिटीज में लक्षित निवेश के लिए भी अनुकूल है। अगर ईएम में मजबूत प्रदर्शन के पीछे कोई थीम है, तो वह है डॉलर की कमजोरी। बहुत निकट भविष्य के लिए यूएस मैक्रो रेजिलियंस, हॉकिश फेड सिग्नल्स और ईरान से जुड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम डॉलर को स्थिर रख सकते हैं। लेकिन मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से वैश्विक विकास की स्थिति अच्छी रहने के कारण यूएसडी 2026 के अधिकांश हिस्से में नरम रह सकता है। यहाँ तक कि अब भी चीनी अधिकारी आरएमबी की सराहना के लिए अधिक खुले नजर आ रहे हैं। टैरिफ्स इस महीने एक बार फिर खबरों में रहे।
सबसे पहले भारत के लिए हमें यह सकारात्मक खबर मिली कि फरवरी की शुरुआत में भारत अमेरिका व्यापार समझौता आखिरकार साकार हो गया है, और फिर बाद में हमें यह खबर मिली कि इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने AIPA संबंधित टैरिफ्स को अमान्य कर दिया है। यूएस के भविष्य के प्रक्षेप वक्र के बारे में भ्रम को कम करने के बजाय व्यापार नीतियां IEPA टैरिफ्स की हड़ताल से और भी अधिक अप्रत्याशितता आएगी। यूएस राष्ट्रपति अन्य रास्ते इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए दोगुना हो रहे हैं। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह IEEPA को बदलने के लिए 15% टैरिफ लगाने के लिए 1976 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 को तैनात करके एक वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। ये टैरिफ्स अन्य उद्योग विशिष्ट शुल्कों में नहीं जोड़े जाएंगे। धारा 232 और 301 के तहत इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे उद्योगों पर लगाए गए टैरिफ्स, साथ ही व्यवधान को कम करने और वहनीयता पर दबाव को कम करने के लिए किए गए कई प्रावधान यथावत बने रहेंगे। अन्य दी जाने वाली राहतों या की जाने वाली बढ़ोतरी के आधार पर औसत टैरिफ संभवतः निर्धारित स्तर पर वापस आ जाएगा। लेकिन धारा 122 की वैधता भी IEPA की तरह ही अनिश्चितताओं से भरी हुई है। एक और समस्या यह है कि धारा 122 देशों के बीच अंतर नहीं कर सकती, और ये टैरिफ्स केवल 150 दिनों तक ही लागू रहते हैं। उसके बाद इन्हें कांग्रेस के पास प्रस्तुत करना पड़ता है, हालांकि विस्तार की संभावना है। अब भारत की बात करते हैं। जनवरी 2026 के आंकड़े उच्च आवृत्ति संकेतकों में कुछ नरमी की ओर इशारा करते हैं, हालांकि समग्र विकास की दिशा सकारात्मक बनी हुई है। हमने तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 26 में आर्थिक गति के शुरुआती संकेत देखे, जिससे आय को समर्थन मिला, और हमें उम्मीद है कि ये सकारात्मक रुझान चौथी तिमाही वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 तक जारी रहेंगे। भारत की विकास पुनर्प्राप्ति को आगे बढ़ाने वाले कारक: पहला, मौद्रिक और नियामक ईजिंग अब निजी क्रेडिट ग्रोथ में सुधार के रूप में सामने आ रहा है। दूसरा, GST दरों के तर्कसंगतकरण ने उपभोक्ता विवेकाधीन मांग को समर्थन दिया है, जिसमें ऑटो क्षेत्र प्रमुख लाभार्थी रहा है। इन्फ्लेशन, GST कटौती के बाद बेहतर वहन क्षमता और बेहतर आर्थिक स्थिरता, और ईजिंग ब्याज दरें सामूहिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोग को समर्थन दे रही हैं। तीसरा, निर्यात जो पहले पिछड़ रहा था अब कुछ पुनरुत्थान के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि अब भारत के लिए टैरिफ्स के मामले में समान अवसर उपलब्ध है। चौथा, नवीनतम केंद्रीय बजट ने विभिन्न कारकों को समायोजित करने के बाद निजी कैपेक्स को समर्थन देने पर स्पष्ट रूप से अधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी बुनियादी ढांचा खर्च वित्त वर्ष 27 में 18% बढ़ाने का बजट बनाया गया है, जो वित्त वर्ष 26 में देखी गई मामूली गिरावट को उलट देगा। प्रत्यक्ष कैपेक्स के अलावा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं निजी निवेश के लिए एक सहायक अप्रत्यक्ष प्रेरक बनी हुई हैं। सरकार ने डेटा सेंटर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स हॉलिडे दिए हैं और नवाचार आधारित कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास कोष शुरू किया है, और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी मांग निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य उपाय भी शुरू किए हैं। पांचवा, बढ़ती कमोडिटी कीमतें कमोडिटी उत्पादकों, विशेष रूप से धातु और तेल एवं गैस क्षेत्रों में को समर्थन देने की संभावना है। चयनित क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण की शक्ति की धीरे धीरे वापसी भी हो सकती है। फिर भी कुछ क्षेत्र अभी भी कमजोर बने हुए हैं। आवासीय रियल एस्टेट की गति अब भी अपेक्षाओं को निराश कर रही है।
हालांकि डेवलपर्स भविष्य को लेकर आशावादी बने हुए हैं, लेकिन यह आशावाद अभी तक मापनीय प्रदर्शन में परिवर्तित नहीं हुआ है। इसके अलावा एआई विकास के कारण वैश्विक आईटी और प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में हालिया अस्थिरता भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, जो कोविड के बाद रेजिलिएंट बने हुए थे। संक्षेप में, पिछले वर्ष की नीति समायोजन, हालिया केंद्रीय बजट और व्यापार विकास के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है। हालांकि कुछ कमजोरियां बनी हुई हैं, लेकिन जोखिमों का संतुलन अब अधिक अनुकूल प्रतीत होता है, जिसमें बेहतर क्रेडिट ग्रोथ, उपभोग में सुधार, सहायक फिस्कल नीति और ईजिंग टैरिफ्स वित्त वर्ष 2027 के दृष्टिकोण को मजबूत कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम FY27 में आय की दिशा को लेकर भी अधिक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। भारतीय इक्विटीज ने 2026 में बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ प्रवेश किया। जनवरी में बाजारों में गिरावट आई, निफ्टी में 3.1% और सेंसेक्स में 3.5% की कमी रही, लेकिन फरवरी में वे लगभग स्थिर रहे, जिसमें केवल 0.5% की मामूली निफ्टी बढ़त दर्ज की गई। व्यापार समझौते के बाद एफपीआई रुझानों में गिरावट थमने के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। फिर भी एफपीआई प्रवाह की मात्रा के मामले में भारत अब भी अन्य ईएम देशों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। अन्य ईएम देशों की तुलना में भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम अब फिर से ऐतिहासिक औसत स्तरों पर आ गया है, जिससे निवेश के लिए बेहतर अवसर मिल रहे हैं। ईएम में रुचि लौटने के साथ भारत में एफपीआई द्वारा मजबूत आवंटन देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि अभी कहा गया, हम भारत की नाममात्र वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 27 में लाभ की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक हैं। हालांकि हमें बढ़ती कमोडिटी लागतों पर नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर हम सकारात्मक पर मध्यम इक्विटी रिटर्न की उम्मीद करते हैं, जहां लार्ज कैप बेहतर हैं क्योंकि वे व्यापक बाजार से अधिक आकर्षक वैल्यूएशन पर हैं। भारत में ब्याज दरें सभी क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। यह वृद्धिमणि मार्केट, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड्स में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक यील्ड कर्व का महत्वपूर्ण स्टीपनिंग रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि निजी क्षेत्र का आरएंड और सरकारी उधारी दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, जिससे फिक्स्ड इनकम बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच कड़ा संतुलन बन गया है। इस विकास के केंद्र में बैंकिंग सिस्टम की गतिशीलता है। बैंकों के भीतर जमा वृद्धि की गति, इसका दो परिणाम निकलते हैं। पहला, बैंकों की एसएलआर प्रतिभूतियों में भागीदारी घट जाती है। दूसरा, बैंकों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करने और बल्क डिपॉजिट्स के माध्यम से आक्रामक रूप से फंड जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी वास्तव में स्प्रेड्स में तेजी से वृद्धि हुई है और वर्तमान में ये 2018-19 की IL/NFS संकट अवधि के स्तर से भी अधिक हैं। यह शॉर्ट टर्म मार्केट में कड़ी लिक्विडिटी स्थिति को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एसडीएल की आपूर्ति में भी काफी वृद्धि हुई है, वहीं इन उपकरणों पर स्प्रेड्स अपेक्षाकृत सीमित रहे हैं, क्योंकि बाजार ने पहले से ही आपूर्ति में वृद्धि की संभावना को भांप लिया था। इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ऐसा लगता है कि आने वाले तिमाहियों में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है। इसका परिणाम यह है कि 2026 में आगे ईजिंग की संभावना कमजोर दिखती है और भारतीय नीति दरों में यथास्थिति बने रहना अधिक संभावित लगता है। हम मानते हैं कि लिक्विडिटी, उपकरण और कार्रवाइयां आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य केंद्र बनी रहेंगी।
साल 2026 में। आगे देखते हुए मार्च और अप्रैल के महीनों में मुद्रा के प्रचलन में तेज विस्तार से अतिरिक्त लिक्विडिटी की तंगी पैदा होने की संभावना है। हालांकि इनमें से कुछ दबाव मई महीने में आरबीआई डिविडेंड के साथ कम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगले कुछ महीनों के लिए आरबीआई से लिक्विडिटी समर्थन की आवश्यकता बनी रह सकती है। बाहरी क्षेत्र के दृष्टिकोण से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की गतिशीलता कुछ राहत प्रदान कर सकती है। पहले टैरिफ्स संबंधी चिंताओं से उत्पन्न नकारात्मक भावना काफी हद तक कम हो गई है और एफआईआई रुझान भी अब निचले स्तर पर आ गए हैं। हालांकि यह देखना जरूरी है कि ईरान से जुड़ी यह भू राजनीतिक असंतुलन कब तक जारी रहेगा और कब तक वे ब्रेंट को $70 प्रति बैरल से ऊपर बनाए रखेंगे। फिलहाल शुद्ध बीओपी की गतिशीलता 2025 के तेज डेफिसिट की तुलना में अधिक तटस्थ प्रतीत होती है। यह 2026 में रुपए के अवमूल्यन की गति को कम करने में मदद कर सकता है। जीएसईसी के दृष्टिकोण से वर्तमान परिदृश्य, घरेलू बांडों में कड़े मांग आपूर्ति हालात, बैंकों में ऊंचे क्रेडिट टू डिपॉजिट अनुपात, बैंक क्रेडिट और बांड बाजारों के बीच प्रतिस्थापन, धीरे धीरे बढ़ती इन्फ्लेशन, भारत में मौद्रिक ईजिंग का अधिकांश हिस्सा पूरा हो जाना, जारी लेकिन समाहित लिक्विडिटी समर्थन और बेहतर होती बाहरी परिस्थितियों से चिह्नित है। यह केवल मामूली राहत ही दे सकता है, क्योंकि आगे की इन्फ्लेशन बेसिस पर मूल्यांकन अब उतना आकर्षक नहीं रह गया है और वैश्विक ईजिंग की उम्मीदें आगे खिसकने के साथ इस समय आक्रामक ड्यूरेशन पोजीशनिंग का मामला सीमित ही लगता है। अलविदा। इसी महीने के समय के दौरान आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।